शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या वाकई आज से 25 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी पर नहीं रहेंगे? क्या आज से 25 दिन बाद नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से जो वृद्ध आश्रम है, मार्गदर्शक मंडल, उसमें चले जाएंगे? नरेंद्र मोदी को हटाने की मुहिम भारतीय जनता पार्टी के अंदर शुरू हो चुकी है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और पुराने नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा है कि 17 तारीख यानी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्यागपत्र देकर मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए, वरना उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी वापस लेने के और कई तरीके हैं। मैं एग्जैक्ट उन्होंने जो अपने ट्विटर पर लिखा है वो पढ़ के सुनाता हूं। यदि मोदी आरएसएस प्रचारक के संस्कार के प्रति प्रतिबद्ध होकर 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद मार्गदर्शक मंडल से सेवानिवृत्त होने की घोषणा नहीं करते हैं, तो वे अन्य तरीकों से अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी खो देंगे। ये साफ साफ लिखा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आज नेता बैठे हुए हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने। आप और हम जानते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी कोई हवा में तीर नहीं चलाते, वो जो कहते हैं वो कहीं ना कहीं उनके पास कोई फीडबैक है। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी खोने जा रहे हैं या वे स्वयं इस्तीफा देंगे? क्या प्रधानमंत्री इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उन्हें बार बार अपने फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं? 4 जून के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है जो मई 2010 से मई 2024 तक यानी 10 साल दिखाई दिए थे। इन जून से लेके आज तक यदि आप देखेंगे तो एक तो वो फैसले लेने में घबरा रहे हैं, और यदि कोई निर्णय ले भी लेते हैं तो फिर दबाव इतना आता है उनके पास, सहयोग उनका पार्टी के अंदर का, पब्लिक का, कि वे उनको अपने पैर पीछे खींचने पड़ते हैं। आप जानते हैं कि पिछली बार जब वे प्रधानमंत्री थे तो किसानों कानूनों को लेकर जब तक 700 लोगों की मौत नहीं हो गई और पूरे देश में ये आंदोलन छा नहीं गया, तब तक प्रधानमंत्री जी ने उसे वापस नहीं लिया था, बाद में वापस लिया। लेकिन अभी स्थिति ये हो गई है कि जून से लेकर अभी तक कई ऐसे फैसले हैं, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग बिल हो या लेटरल एंट्री वाला मामला हो या और भी कई फैसले हैं, 4-5 मामले ऐसे हैं जिनको वो वापस लेना पड़ा, जिनको उन्होंने तैयारी कराई, एक्ट बनाने की कोशिश की और वापस लेना पड़ा। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी हैं। हम उनसे समझते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ 25 दिन प्रधानमंत्री रहेंगे देश के या आगे कंटिन्यू करेंगे? ये जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं उसके बयान के मायने क्या हैं? क्या सुब्रमण्यम स्वामी के पीछे संघ और बीजेपी के भी कुछ लोग हैं? ये ऐसा मुद्दा। और इसके बीच में एक चीज़ और मैं समझने की कोशिश करूंगा, वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के अभी नए नवेले सांसद बने हैं छिंदवाड़ा से। उन्होंने उन्होंने गडकरी को एक चिट्ठी लिखी है। आप अंदाज लगाइए कि हमारी 400 करोड़ की सड़कें खराब हो गई हैं, तो ये चर्चा है कि ये चिट्ठी लिखवाई गई है और ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री के इशारे पर लिखी गई है गडकरी को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि ये भी चर्चा है बीजेपी में गडकरी अगले पीएम हो सकते हैं, उन्हें संकेत मिले हैं। तो क्या प्रधानमंत्री अपना विकल्प खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये चिट्ठी लिखी गई है? तो इन तमाम सारे मुद्दों पर हम बात करते हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अरुण जी, आज इतने सारे मुद्दे हैं कि हम बात करें तो शायद घंटा 2 घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी सीमा है। एक बड़ा बयान सुब्रमण्यम स्वामी को हम हल्का नहीं समझते हैं। उनने जो भी चीज़ दी है वो एक बड़े जिद्दी टाइप के नेता हैं, जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। आजकल निश्चित तौर पे वे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विरोधी हैं, और उन्होंने जो लिखा है ट्विटर उस पर कि 17 तारीख तक वे स्वेच्छा से या तो मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं, वरना फिर उनके कुर्सी से हटाने के और भी कई विकल्प हैं। इसका मायने क्या है? रविंद्र जी, एक चीज़ समझिए कि आज हम लोग एक तरह से पूरे देश में एक मुहिम चल रही है कि सुब्रमण्यम स्वामी को खारिज कर दो बूढ़ा कह के, और इसमें जो अभी आपने कहा इसमें भी एक जगह से ही कंट्रोल्ड कैंपेन चल रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि आप उन्हें गंभीरता से ना लें, देश के लोग, दुनिया के लोग, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी पढ़े लिखे हैं, पूरी दुनिया में वो अपने ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में उनके लेक्चर होते रहे हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री की तरह अनपढ़ नहीं है, उनकी अपनी पहचान है। और वो जो कह रहे हैं
उसका मायने है। एक दूसरी चीज आप देखिए कि उस बीजेपी में जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे लोगों को अपना मुंह बंद करना पड़ा है, उनके मुंह से जबान नहीं निकल रही है, उसमें सुब्रमण्यम स्वामी लगातार बोल रहे हैं, कह रहे हैं। और पहली बार उन्होंने वो सवाल उठाया है कि जो नियम आपने लगाया, जिस नियम की आड़ में आपने 75 साल के लोगों को, 75 साल के पार्टी नेताओं को घर बैठाया, मध्य प्रदेश के भी 2 लोग, बाबूलाल गौर और सरदार सरताज सिंह को घर बैठना पड़ा था, आपको याद होगा। ऐसे आडवाणी जी, जोशी जी, बड़ी लंबी लाइन है। तो क्या आप वो रास्ते, उस मार्ग पर आपको भी चलना पड़ेगा, क्यों आपने ही बनाया है। अब मोदी जी को ये सोचना पड़ेगा कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी को रास्ते से हटा नहीं सकते, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि एलिमिनेशन की पॉलिटिक्स में और स्वामी जी चले जाएं। स्वामी जी सबसे लड़ते हैं। एक बात और बता दें कि स्वामी जी गांधी परिवार से भी लड़ते हैं, वो राहुल गांधी पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ वो मोदी पे बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि जब 75 साल का आंकड़ा आप लाए थे, अब आप 75 के हुए, जाओ फिर उन्हीं के अंदर में जाओ। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये मान लीजिए कि सवाल तो उठेगा, सुब्रमण्यम जो घंटी बजा रहे हैं उस पर सब लोग इकट्ठे होंगे। एक तो मैं आपसे असहमत हूं, आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ कह दिया। मैंने नहीं कहा, अरे वो उन्होंने कहा एंटायर साइंस में, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किए हुए हैं। रवीन जी, वो ये बात खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। वो इंटरव्यू आज भी मेरे पास रखा है, आप कहो तो आप चला देना। लेकिन उनकी उसमें बायोडाटा में लिखा है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में वो एमए है। वो यूनिवर्सिटी कोई आज तक नहीं ढूंढ पाया कि जिसके अंदर वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता हो। मैं भी पढ़ना चाहता हूं, मैं मिलिट्री साइंस पढ़ा हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ लूंगा रिटायरमेंट के बाद। पढ़ाई तो कभी भी कर सकते हैं, आप अगर पता बता दो तो मैं भी चला जाता हूं। अपन मूल मुद्दे पे आते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ये अपने मन से कर रहे हैं, ये उनके पीछे कोई है, क्या लगता है? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी इतने जिद्दी, मैं उनको पिछले 40 साल से जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पर 1-2 मुलाकात है। इतने जिद्दी और सीधे सीधे कहते हैं, इतने सन की वो किसी की परवाह नहीं करते हो, ना किसी के कहने पे। हाँ, उनका ईगो हर्ट हो जाए तो वो फिर किसी की वो नहीं है। और उसमें जो उनका जो मुहिम चल रहा है उसके पीछे जरूर ये है कि उनका ईगो हर्ट हुआ है। तो फिर दिमाग तो आप नहीं ले सकते किसी भी व्यक्ति का, कुर्सी ले सकते हो, पद ले सकते हो, वो आपने ले लिया, पर उसके ज्ञान को, उसकी व्यवस्था को तो आप नहीं छीन सकते। अब यही फर्क है कि नरेंद्र मोदी को सुब्रमण्यम स्वामी उस पिच पर ले आए हैं जहां वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ना तो सामने बैठ के मन की बात करने वाले नरेंद्र मोदी सुब्रमण्यम स्वामी के सामने बैठ के 2 मिनट बात नहीं कर सकते हैं। तो अब उनको दौड़ाने के लिए स्वामी ने बहुत बढ़िया रास्ता चुना है, बहुत शानदार। अच्छा, ये नहीं है कि आप उन पर आरोप लगा लें कि वो पार्टी में किसी उसमें, तो वो राहुल गांधी के ऊपर लगा रहे हैं कि उनकी नागरिकता पे सवाल उठा रहे हैं। पर मोदी के लिए इस बार इतना आसान नहीं होगा। नहीं तो ये जो सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं, तो उन्हें पार्टी से निकाला क्यों नहीं जा रहा है? इतना एकदम से मोदी और शाह के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है लंबे समय से। क्या कारण है कि पार्टी उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं ले पाती? तो क्या संघ का कोई साथ है क्या? उनकी ताकत क्या है जो बीजेपी में भी है और मोदी के खिलाफ भी बोल सकते हैं? ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है अभी तक। मैंने वही कहा ना, उनकी ताकत यह है कि एक तो उनकी अपनी पर्सनैलिटी, ज्ञान, और दूसरा जो आपने कहा मात्र संगठन तो है। भाई कोई तो, जब श्रीमान नड्डा जी ने कहा था संघ पीछे हम बड़े हो गए हैं, तब संघ नहीं बोल सकता था। लेकिन अभी भी संघ नहीं बोल रहा है। जब सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं मोदी को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं, तब भी नहीं बोल रहा है। इसका मतलब संघ तटस्थ है, और कई बार तटस्थ हो जाना भी बहुत बड़ा समर्थन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी जी के साथ मात्र संगठन है और उसका पूरा सहयोग उन्हें मिल रहा है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फैसला नहीं हो पा रहा। अभी हमने देखा कि राजनाथ सिंह जी के घर पे बड़ी बैठक हुई और तमाम सारे दिग्गज संघ के और बीजेपी के दिग्गज वहाँ इकट्ठे हुए, लेकिन आज तक भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी मिलके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का तय नहीं कर पा रहे हैं, और इधर प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी चुनौती दी जाने लगी है। क्या लगता है, चलिए अपन ये मान लें कि यदि मोदी जी किसी को बनाते हैं तो संघ किसके नाम पर सहमत होगा? मोदी का विकल्प क्या है आज की तारीख? रवीन जी, पहले तो वो बात करते हैं जिसकी वजह से
400 पार आते आते 240 पर आए, और 240 के आंकड़े को देखें तो 240 में अब जो गिनती 71 एमपी वो हैं जो दूसरे दलों से आए हैं, कांग्रेसी बहुत बड़ी संख्या में है। तो वास्तव में बीजेपी से जुड़े 169 एमपीज हैं, और सामने जो विरोध है उसका नंबर है 235, 235। और सदन के भीतर आपने 2 सत्र हुए हैं चुनाव के बाद, 4 जून के बाद आपने तमाशा देखा है कि किस तरह विपक्ष के सांसदों ने, नेता प्रतिपक्ष बने हैं राहुल गांधी, उन्होंने और दूसरे सांसदों ने, चाहे राज्यसभा हो और चाहे लोकसभा हो, दोनों सदनों में सरकार की नाक में रस्सा डाल दिया है। आप समझिए कि जब नरेंद्र मोदी अब महुआ मोइत्रा का सामना नहीं कर सकते हैं, राहुल गांधी सीधे सीधे कह देते हैं अध्यक्ष से कि आप मेरे सामने तो सीधे खड़े थे और उनके सामने झुके थे, ये मत करिए। तो ये जो फर्क आया है कि पहले इतना हंगामा होता था कि विपक्ष बाहर 150 सांसद फेंक दिए, वही लोकसभा अध्यक्ष हैं, अब दिखाएं करके। ये जो अंतर आया है 235 और 240, मैं एक बार और कह चुका हूं, फिर कहता हूं कि जो बाकी जो 53 हैं वो बाराती हैं जो अच्छी दावत खाएंगे आपके साथ। बारात में दूल्हे के आए, उसके साथ खड़े हुए, उन्होंने दावत खाई, गिफ्ट तो दिए। केवल 4 सीट वाले चिराग ने क्या हालत कर दी। अलग अकेले चिराग पासवान के मारे पूरी सरकार हिल गई जब लिटरल एंट्री के लिए जो चल रहा था। मैं वही कह रहा हूं कि वो आपकी जो थाली है जिसमें घी पूरा रखा हुआ है बारात का, वो खाने आए हैं। आप पर जूते पड़ेंगे तो आपके साथ नहीं होंगे। आप बुंदेलखंड को अच्छे जानते हो, कई बार बारात में जो है ना लड़के वाले पिटते हैं, तो अब वो बारात वाली ताकत नहीं है कि खड़े हो जाएं, क्योंकि बाराती वो हैं जो जैसे ही आप पर आएगा वो दूसरी तरफ खड़े हो जाएंगे। तो ये जो 53 का आंकड़ा जो जिसको लेकर के हैं वो इनके साथ नहीं है। 240 और 235 उस मुकाबले में नरेंद्र मोदी बहुत कमजोर हुए हैं और उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। आपने जो फैसलों का जिक्र किया, चाहे वो लेटरल एंट्री की बात हो, चाहे वो एक बिल वापस लेने का कास्टिंग बिल की बात हो, चाहे वो असेसमेंट की बात हो, इनकम टैक्स असेसमेंट का मामला भी वापस किया है, कई चीजें हैं। और अब सवाल यह है ना कि आप दम है तो आओ ना। भाषा बदल गई है, तरीका, बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। एक चीज और है, ये नरेंद्र मोदी और गडकरी के बीच में क्या चल रहा है। गडकरी सीधा वित्त मंत्री को पत्र लिखते हैं, वो चाहते तो संगठन को बोल सकते थे, और उस पत्र को वायरल करते हैं कि आपने जो इंश्योरेंस में जो टैक्स लगाया वो हटाइए, और हेल्थ की चीज़ों में जो टैक्स को हटाइए। तो गडकरी ने मोर्चा खोला तो गडकरी को जवाब दे दिया गया। छिंदवाड़ा के सांसद से उनके खिलाफ चिट्ठी लिखवा दी गई कि भैया नागपुर और छिंदवाड़ा रोड जो है उसी में भ्रष्टाचार हुआ है सबसे ज़्यादा, और 300 करोड़ का। तो ये चल क्या रहा है, मतलब नरेंद्र मोदी और गडकरी के बीच में वाकई खाई लंबी हो गई है। देखिए, गडकरी 2012 से एक पार्टी के भीतर, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, विद इन द पार्टी एक गैंग के शिकार हुए हैं। आप याद करिए, गडकरी को भाजपा अध्यक्ष के तौर पर आपूर्ति घोटाले पे नहीं, पूर्ति है, आपूर्ति नहीं है वो। पूर्ति तो वही सुनिए, क्योंकि मैं दिल्ली में ही था और कवर कर रहा था। वो नागपुर से उड़ के आते हैं दिल्ली के लिए, सब ठीक है, सरकार मनमोहन सिंह की है, यूपीए की सरकार है, और अचानक फैसला होता है कि वो उनकी कंपनियों पे छापा पड़ गया और तमाम, और वो उतरते हैं, तब तक उनका दूसरा टर्म खत्म हो जाता है। और दूसरी बार गडकरी का जो तय था वो कुछ घंटे के छापे में फिर वो कुर्सी राजनाथ सिंह को मिल जाती है, गडकरी दोबारा अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं। और फिर वो पूर्ति का आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, कोई चीज नहीं निकली। तो गडकरी के साथ पहला षड्यंत्र हुआ था 2012 में। तब भी करने वाला कौन था? मैं तो कहता हूं ना कि जो आज मुंह बंद किए बैठे हैं, ये सज्जन जब अध्यक्ष बने थे तब उनका खेल हुआ था, और उसमें कांग्रेस के राजपूत नेताओं ने मदद की थी। और एक नेता तो आजकल खुल के कहते हैं कि हाँ ये हुआ था। तो ये एक चीज हुई। उसके बाद जब महाराष्ट्र में सत्ता मिली बीजेपी को, तब वहां ये माना जा रहा था कि गडकरी वहां के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि गडकरी ने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए महाराष्ट्र में जो काम किया उसे लोग आज भी याद करते हैं, सड़कों को लेकर के। अभी सड़क की बात भी करूंगा मैं। तब क्या हुआ, तब देवेंद्र फडणवीस को, जिसकी राजनीतिक स्टैंडिंग बहुत कम थी, उसको मुख्यमंत्री बनाया मोदी ने, और उसके बाद गडकरी बाहर हो गए। अब जो बात आई, उसके बाद एक और चीज समझिए कि जो थोड़ा ज्ञानी है, पार्टी के कितने लोग बाहर हुए हैं, पार्टी में इंपॉर्टेंट रोल किसके पास है? नरेंद्र मोदी जिनको बना के बैठे हैं, चाहे वो हरदीप पुरी हो, चाहे वो निर्मला सीतारमण हो, चाहे वो क्या नाम अपने अश्विनी वैष्णव हो,
ऐसे जयशंकर प्रसाद, यस जयशंकर हो ऐसे कर, और वो कौन है हरियाणा का, वो भी सॉरी राजस्थान के हैं, वो उनका नाम नहीं याद आ रहा है, मेघवाल। ऐसे 10-12 वो मंत्री हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी नौकरी की और वो यस सर, राइट सर, ओके सर, थैंक यू सर ये कह के। अन्यथा आप सोचिए कितनी रेल दुर्घटनाएं लगातार हुई हैं, और रेल मंत्री वो रील बनाते हैं और खड़े हो जाते हैं, प्रधानमंत्री उनसे कुछ नहीं कहते। लेटरल एंट्री है बीजेपी में। और हरदीप पुरी ने जो किया अभी पिछले दिनों, कितना बड़ा वो हुआ है, और उसके बाद कुछ नहीं है। तो ये जो चीज है वो अपने साथियों पे देखिए, मैं फिर कहता हूं, जो अनपढ़ होता है वो बहुत शक्की और वो होता है, उसे डिक्टेटरशिप आती है, वो हुक्म दे। अपने देश के इतिहास में देखिए, अकबर भी अनपढ़ था, ऐसे बड़े अनपढ़ राजा हुए, लेकिन वो अपने दरबार में अच्छे लोग रखते थे। इनकी एक मुश्किल ये है कि जिनके बीच में इन्हें दरबार बनाना, उन्हें नहीं, तो नौकरशाही से निकाल के लोगों को ले आए। अब आइए सड़क की बात करते हैं। सड़कें बनी, ये मैंने गृह केंद्र सरकार का सड़क मंत्रालय कवर किया है, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जब टी.आर. बालू, कमलनाथ और फिर जोशी जी ये सब मंत्री रहे हैं, उस दौर में मैं सब बड़ी सड़कें देख के आया हूँ। प्रोजेक्ट पुराने थे, चूंकि नितिन गडकरी की प्रशंसा शुरू होती है पुणे बम्बई हाईवे से, तो ये आए, इनको मंत्रालय मिला, उसके बाद जो काम शुरू हुआ है, सड़कें बनती हैं, बिगड़ती हैं, सड़कों में काम गड़बड़ होता है। अब आज एक बड़ा सवाल ये है कि हम और आप तो ये नहीं कर सकते कि कौन सी कंपनियां सड़कें बना रही हैं, कहाँ की बन रही हैं। आप याद करो, मध्य प्रदेश में भी पिछले साल बहुत बही थी, पुल के पुल बहे थे, कौन बना रहा था? और छोड़ो, राम संसद किसने बनाई है, कहाँ की कंपनी है? अयोध्या की सड़क जो सबसे महंगी बनी है, पूरी बैठ गई, वो तो गडकरी के उसमें नहीं थी, वो तो एक गुजरात की कंपनी बना रही थी, और वहाँ सीधे सीधे देख रहे थे। तो गडकरी को निशाने पर ये ले रहे हैं, लेकिन बंटी साहू की इतनी औकात नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि वो गडकरी पर सवाल उठा के वो मोदी के प्रिय बन जाए। कर दिया उन्होंने लिख दिया, सड़कें टूटी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठेकेदार उसके लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि जो चीज़ गडकरी जी के लिए शुरू हुई है वो मोदी जी से नहीं पूछी जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? सुब्रमण्यम स्वामी ने वो दरवाज़ा खोल दिया है जहाँ से अब सवाल आएंगे, और 17 सितंबर के बाद आप देखते जाइए क्या क्या होता है। अभी अब कोई नहीं बचा है। एक मोहतरमा बहुत ज़्यादा बात करती थी, तो वो अब चुनाव हार गई हैं। बाकी आप देखिए, जया बच्चन के हमले के बाद कौन बोल पाया? महुआ मोइत्रा को सदन से बाहर निकलवा दिया था इन्हीं लोकसभा अध्यक्ष ने, वो पूरी जीत के आई है। उसने चुनौती दी तो सदन के अंदर मजाक बनाया कि आप तो 2-2 बार आए थे, सुन तो लीजिए मेरा भाषण, और मोदी जी पीठ दिखा के चले गए थे। तो 4 जून के बाद उनकी कुंडली खराब हो गई है। अभी तक कांग्रेस का तो ताकतवर विपक्ष बना ही है, कांग्रेस के नेतृत्व में जो लड़के आए हैं, आप पूरे टीम देखिए, जो उसमें सब यंग हैं, उनके सामने अब मोदी जी कर्तव्य तो कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, और बड़ा महत्वपूर्ण है ये सवाल, वो ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देकर मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाते हैं, तो अब प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने के और भी विकल्प हैं, तरीके हैं, कोई उनके पास, वो क्या हो सकते हैं? क्या मतलब सुब्रमण्यम के दिमाग में क्या चल रहा है, स्वामी के दिमाग में, और वो किस तरह के जो विकल्प हैं उनको हटाने के, जिनकी ओर वो किस विकल्प की ओर संकेत दे रहे हैं? रविंद्र जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी के दिमाग को पढ़ पाना कठिन है, क्योंकि इतना इस उम्र में भी उनको जो चीज़ें जो उनके दिमाग में चलती हैं, ये तो दुर्भाग्य है कि वो सरकार में नहीं है, या अब उस तरह की एक्टिविटी उनकी नहीं है, वरना वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कोई चीज़ तो है। और एक बात आज भी पक्की है कि अगर को कल ये बात हो जाए कि मोदी का विकल्प, तो आप ये समझ लीजिए कि देश की राजनीति में कोई भी किसी का विकल्प हो सकता है। आप किसी को ऐसे मत देखिए। आप याद कीजिए, यूपीए सरकार से पहले, अटल जी से पहले जो सरकार थी, तो उसमें गुजराल साहब भी आ गए, देवेगौड़ा साहब भी आ गए, उससे पहले चौधरी चरण सिंह साहब भी आ गए, चंद्रशेखर जी भी आ गए। तो कौन किसका विकल्प होगा? त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानात कुतो मनुष्य, कब कौन आ जाए? कभी किसी ने सोचा था कि नरेंद्र मोदी, जिन पर इतना बड़ा आरोप गुजरात में लगा था, वो प्रधानमंत्री होंगे और
वो आडवाणी जी जो लौह पुरुष थे, जिन्होंने सांप्रदायिकता का बीज बोया था रथ यात्रा निकाल के, राम रथ यात्रा निकाल के देश में, वो ऐसे बुढ़ापे पे निरीह होके दया के पात्र बन के घर में पड़े रहेंगे। तो कुछ भी हो सकता है। ये बात सुब्रमण्यम स्वामी और भगवान जी ही जानते होंगे, हम लोग आप इस पर बात नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अरुण दीक्षित जी आज ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात की और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये पूरा प्रोग्राम देखेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी को लेकर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाज़ उठी है और कहा है कि 17 सितंबर तक इस्तीफा देकर आप मार्गदर्शक मंडल में आए, वरना आपकी कुर्सी जाने के दूसरे तरीके, दूसरे विकल्प हैं। और ये घोषणा की है सुब्रमण्यम स्वामी ने। भारतीय जनता पार्टी के पुराने दिग्गज नेता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अटल जी के मंत्रिमंडल में भी रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो जो ठान लेते हैं उसे वो करते हैं। तो अब सुब्रमण्यम स्वामी क्या करने वाले हैं, उनके साथ कौन है, ये हमें समय आने पर पता चलेगा। लेकिन अरुण दीक्षित जी का साफ कहना है कि सुब्रमण्यम स्वामी का दिमाग पढ़ना बहुत मुश्किल है। निश्चित तौर पर कोई ना कोई हुक्म का तुक्का उनके पास है, जिसके दम पर वो इस तरह के दावे कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो पहले बहुत मजबूत हुआ करते थे, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे एक दिन बीत रहा है वे कमज़ोर नज़र आने लगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।